Good evening everyone. I am Swati. I am a PGT Biology in JNV Dhansura, and for today I have selected the topic DNA, the double helix proposed by Watson and Crick. So I would like to start with the fact that we have already discussed what and how we came to the conclusion that DNA is the genetic material. Today's topic will be DNA, the double helix. Now DNA, the structure of DNA was being studied, was being discovered. Many peoples were engaged in 1940s and 50s. Many of the scientists were engaged in discovering, in deciphering the code, the structure of the DNA. So you must be aware of one of the famous lab, Maurice Wilkins lab in King's College London. So King's College London, Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. These two were busy in obtaining the X-ray crystallography of the DNA molecule. X-ray crystallograph of DNA. So Maurice Wilkins and Rosalind Franklin both worked together in King's College London in order to obtain the crystallograph. It is like obtaining the crystal of DNA and taking a photograph of it. So they were trying to obtain the X-ray crystallograph of the DNA molecule. At the same time, there was a man called Irwin Chargaff. Now this man proposed what later came to be known as the Chargaff rules. He was busy in studying the content of the DNA in several species. Content of DNA in species. This man, through the data that he obtained through various studies in different species, he deciphered a pattern. He shared with others what insight he has come up to. उन्होंने क्या किया कि एक स्पीशीज़ में डीएनए का क्या कंटेंट है, क्या अमाउंट है, इस पर डिटेल स्टडी की और फिर उनको ये पता चला कि देयर इज़ अ पैटर्न. इनके हिसाब से डीएनए का कंटेंट कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के एज, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस या उसका इन्वायरमेंट में बदलाव, इन सब चीज़ों पर बेस्ड नहीं है. यानी कि कभी भी चेंज नहीं करेगा एज के साथ, न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ या फिर इन्वायरमेंट अगर बदले तो डीएनए का कंटेंट कभी भी चेंज नहीं करेगा. दूसरी चीज़ कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीशीज़ ही कह लें, किसी स्पीशीज़ में अगर डीएनए का कंटेंट जितना है वो कांस्टेंट उतना रहेगा, उस स्पीशीज़ के सभी ऑर्गेनिज्म में उतना रहेगा. तीसरी बात इन्होंने जो पेक्यूलियर थी, जो बाद में चारगाफ रूल के नाम से जानी गई, वो ये था कि इन्होंने कहा कि जितने नंबर ऑफ रेसिड्यूज़, जितने नंबर ऑफ एज होंगे किसी डीएनए में, उतने ही नंबर ऑफ टीज़ होंगे. उसी तरह से जितना रेसिड्यू सी का होगा उतना ही जी का होगा. तो जो अब तक की डिस्कवरी मैंने आपके साथ शेयर की वो ये थी कि मॉरिस विल्किन और रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने अपने लैब में ये ऑब्टेन करने का कोशिश किया कि कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, सॉलिडिफाइड क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर डीएनए का वो देखने में कैसा हो सकता है. उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ ऑब्टेन किए. वहीं पर इरविन चारगाफ ने कहा, उसी समय में इरविन चारगाफ ने कंटेंट की स्टडी की कि एक स्पीशीज़ में कितने अमाउंट में डीएनए होता है. तो उन्होंने कंटेंट को जब स्टडी करना शुरू किया तो दो तीन बातें जो पता लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि किसी भी एक स्पीशीज़ के लिए डीएनए का कंटेंट कांस्टेंट रहता है.
डीएनए का कंटेंट कभी भी एज या चेंज इन एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म में, और एक ऑर्गेनिज्म या यूँ कह लें एक स्पीशीज़ के अंदर जितने अमाउंट ऑफ ए होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ टीज़ होंगे। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, इन सब से जो हिंट मिला 1962 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। इनफैक्ट प्रपोज तो 52 में ही किया गया था, 62 में इनको अवार्ड हो गया नोबेल प्राइज़। सो बेटर से 53 में इन्होंने इलसिडेट किया कि एक डीएनए कैसा दिखता है। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि डीएनए कैसा दिखता है। Based on whatever the idea they got from the study of Maurice Wilkin and Irwin Chargaff, they compiled it together with their own insight. उनकी भी कुछ इंट्यूशन ने कहा, फिर उन्होंने उस पर सोचा तो उनके भी कुछ विचार आए। उन्होंने डिटेल में स्टडी किया मॉरिस विल्किन के लैब से लिया हुआ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ। एक बार जब वो लैब पे गए हुए थे घूमने के लिए वॉटसन मॉरिस विल्किन के, तो वहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ्स देखे, डीएनए की काफ़ी सारी पेपर्स देखे, उनको स्टडी किया। उसी तरह से इरविन चारगाफ की भी स्टडी जब पेपर में पब्लिश हुई तो उन तक पहुँची। तो इन सब के बेसिस पर उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया कि डीएनए ऐसा दिखता होगा, उस मॉडल को फेमसली जाना जाता है द डबल हेलिकल मॉडल और द डबल हेलिक्स के नाम से। इसी के लिए 1962 में इन दोनों को अलॉन्ग विद मॉरिस विल्किन्स नोबेल प्राइज़ भी मिला। रोजालिन फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, रीज़न बीइंग कि नोबेल प्राइज़ पॉस्ट्यूमसली अवार्ड नहीं होता है। तो 1962 में जो नोबेल प्राइज़ था वो मेडिसिन में 1962 में वॉटसन और क्रिक को मिला। अब आके देखते हैं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नोबेल प्राइज़ तो मिल गया पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा था वॉटसन और क्रिक को। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे बड़ा कोड उन्होंने डिसाइफर कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर क्या है, कितना डायमीटर है, वो सब डिस्कस करेंगे। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो राइट हैंड के साइड खिसका हुआ होता है। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें एक हेलिक्स आप ये देख रहे हैं, एक ये देख रहे हैं, दो स्ट्रैंड हैं। तो डीएनए के बारे में उन्होंने कहा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। वॉटसन और क्रिक ने कहा कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड थे। और इसका भी हिंट कैसे आया वो भी बता देती हूँ कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था वो एक्स लेटर के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ था। जो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ जो था डीएनए ये ऐसा ही था। तो इससे इन लोगों को ये अनुमान लग गया था कि जो 2 चेन्स हैं, अंडरस्टूड। तो जो डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब पॉली मीन्स मेनी और न्यूक्लियोटाइड इसका यूनिट है। एक न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो बने होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस।
तो शुगर का मॉलिक्यूल जो होगा वो आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोज है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो शुगर का सेकेंड पोजीशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मिसिंग होता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। वही नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है, ए, टी, जी और सी। तो बेसिकली ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ऐसा डबल हेलिकल मॉडल में कहा गया कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, इंटरट्वाइंड टुगेदर, आपस में उलझा हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रैंड की जो क्वालिटी है वो क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर अगर A लगा है तो यहाँ पर T लगेगा, अगर यहाँ पर G लगा है तो यहाँ पर C लगेगा। अंडरस्टूड? कॉम्प्लीमेंट्री होने का यही मतलब है। ये चारगाफ ने बता दिया था कि जितने A होंगे उतने ही T होंगे, जितने G होंगे उतने ही C होंगे। तो उसी से ये लिया गया है कि A के अपोजिट T लगेगा, T के अपोजिट A लगेगा, G के अपोजिट C लगेगा, C के अपोजिट G लगेगा। बात समझ में आई? यही इसके कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है। ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा। ये होता है इसके एंटी पैरेलल होने का मतलब। तो अभी तक में हमने क्या क्या जाना कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल में क्या कहा कि Watson and Crick suggested that the DNA molecule has 2 polynucleotide chain. Those 2 chains are arranged anti-parallel, and anti-parallel का मतलब opposite in direction. अगर एक 5 प्राइम 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम है, and are complementary to each other. मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड का कोड आपको पता हो तो दूसरे स्ट्रैंड का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ आपको ये मैंने समझा दिया कि डीएनए का बेसिक क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? हम लोग देख चुके हैं कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं, ए, टी, जी, सी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में 2-3 बात। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओके। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण एक चीज़ ये भी पता चली यहीं पर कि जब भी 1 से 2 कॉपी बननी होगी तो यहाँ पर एक मैकेनिज़्म समझ में आ गया। इनफैक्ट जो वॉटसन और क्रिक हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था उसी नेचर्स मैगज़ीन में, जिसमें कि पहली बार उन्होंने पब्लिश किया था अपनी स्टडी को। उन्होंने कहा था कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर अटेंशन दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggests a copying mechanism for the genetic material। मतलब कहने का कि ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर कि A के ऑपोजिट T रहेगा, G के ऑपोजिट C रहेगा, ये हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी यहीं पर क्लियर है कि जब भी डीएनए को कॉपी होना होगा तो इसी मैकेनिज्म से कॉपी होगा। A के ऑपोजिट T डबल बॉन्ड से जुटा रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिससे वो जुटा है, और G के ऑपोजिट C ट्रिपल बॉन्ड से जुटेगा। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस की 2 कैटेगरी है, एक है प्यूरिन, एक है पायरिमिडीन। A और G एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है, जबकि थायमिन और साइटोसिन पायरिमिडीन है। जो प्यूरिन होते हैं वो स्ट्रक्चरली बड़े होते हैं, जबकि पायरिमिडीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली एक रिंग के होते हैं। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है और बड़ा है, जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और छोटा है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में क्लियर हो गई थी, वॉटसन और क्रिक के दिमाग में, कि 2 प्यूरिन अगर लगेंगे साथ में और फिर 2 पायरिमिडीन लग जाएंगे तो जो डीएनए का कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगा। जबकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ में एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे सब कुछ है। ये जो डिस्टेंस है जिसको कि डीएनए का डायमीटर कह सकते हैं, इतने से इतने दूर, ये 20 एंगस्ट्रम है। उसी तरह से ये एक टर्न जो है
एक हेलिकल टर्न, ये 34 एंगस्ट्रम है, और इसके बीच में, मतलब इस पूरे एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स अरेंज्ड रहते हैं, और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम है। तो इतनी बातें उन्होंने डीएनए के बारे में बताई। इस चीज़ को इलसिडेट करने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि 1962 में इनको अवार्ड किया गया